नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की वाटिका विहार कॉलोनी के रहने वाले राजेश और पुनीता की शादी के 2 दशक बीत चुके थे। वह इतना लंबा समय खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजारते आए थे। राजेश की शादी जब हुई थी तब उसकी उम्र केवल 16 साल की थी। वह 16 साल की पुनीता को विदिशा से 2002 में ब्याह कर लाया था। दोनों ने कच्चे उम्र में दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। राजेश आजीविका के लिए सूर्यवंशी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में काम पर लग गया, जबकि पुनीता घर परिवार को संभालने में लगी रही। किंतु हाँ, परिवार को कैसे खुश रखा जाए, घर की जरूरतें कैसे पूरी हो, परिवार के दूसरे सदस्य के साथ साथ सामाजिक मान मर्यादाओं का किस तरह निर्वाह किया जाए, आदि बातों का वह काफी ख्याल रखते थे। एक तरह से उन्होंने अपना एक संतुलित परिवार बना लिया था। वह 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए थे। उनका बड़ा बेटा 14 साल का और छोटा बेटा 10 साल का हो चुका था। दोनों एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। पुनीता एक कुशल गृहिणी की तरह घर परिवार को संभाले हुए थी, लेकिन कुछ समय से घर के बढ़ते खर्च, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान रहने लगी थी। उसे मकान बनवाने की चिंता भी थी, लेकिन पति की आमदनी बहुत ही सीमित थी। इसके लिए पुनीता ने अपने भाई मंगलेश से 2 लाख रुपए की मदद ले ली थी। फिर से सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था, लेकिन कोरोना काल में उनकी माली हालत फिर से बिगड़ गई थी और राजेश चाह कर भी अपनी साले का कर्ज नहीं उतार पा रहा था। इसे लेकर आए दिन राजेश की पुनीता से तू तू मैं होने लगी थी। बात शुरू होती थी घर के खर्च से, जो मकान बनवाने और भाई से लिए कर्ज तक जा पहुंचती थी। जब भी पुनीता उसे भाई के कर्ज के पैसे देने की बात करती थी, तब राजेश गुस्सा हो जाता था। उल्टा उसी पर तरह तरह के आरोप लगाने लगता था। एक दिन तो हद हो गई। राजेश ने अपने साले मंगलेश को फोन कर ये बताया कि उसकी बहन के रंग ढंग तब से ठीक नहीं है, जब से वह पास के अस्पताल में काम पर लगी है। दीदी को क्या हो गया है? मंगलेश बोला। अरे मंगलेश, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके चाल चलन बदल गए हैं, वो वैश्या हो गई है। जब से वह अस्पताल में काम पर जाने लगी है, तब से उसके रंग ढंग बहुत ही बदल गए हैं। जरा उसे समझा दियो, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। राजेश एक तरह से धमकी भरे अंदाज में बोला और फोन कट कर दिया। मंगलेश अपनी जीजा की बातों को आधा अधूरा ही समझ पाया था। फिर भी उसने अपनी बहन पुनीता से एक बार बात करना सही समझकर उसे कॉल कर दी। हेलो दीदी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? घर में सब कुशल से है ना? पुनीता मायके का हाल समाचार लेने लगी। अरे दीदी, जीजा का फोन आया था, बोल रहे थे तुम्हें क्या हो गया है, कोई परेशानी है क्या? मंगलेश बोला। अरे नहीं रे भाई, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये हमारे और उनके बीच की बात है। पुनीता ने भाई को समझाया। बच्चे कैसे हैं? उनकी पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? स्कूल तो खुल गए होंगे, उनसे मिलने बहुत दिन हो गए। राखी के दिन उन्हें भी लेकर आ जाना, मंगलेश बोला। उस रोज बात आई गई हो गई। न तो पुनीता ने अपने पति के साथ आए दिन होने वाली तकरार के बारे में कुछ बताया था और न ही मंगलेश ने अपनी बहन की निजी जिंदगी में गहराई तक झांकने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, अगले दिन ही राजेश ने मंगलेश को फिर से फोन कर वही बात दोहराई। कहने लगा अपनी बहन को संभाल ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। उसने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि उसका अस्पताल के ही एक युवक के साथ टाका भिड़ गया है, उसके साथ घूमने फिरने में लगी रहती है, जिससे आस पड़ोस में उसकी बदनामी हो रही है। उसे बच्चों को लेकर चिंता हो रही है। एक तरह से राजेश ने उस रोज अपनी पत्नी पुनीता पर बदचलन होने और एक युवक के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगा दिया। बहन के बारे में ये सुनकर मंगलेश ने उस रोज फोन पर ही बहन को काफी डांट लगाई।
उसने यहाँ तक ये कह डाला कि वह अपने परिवार पर ध्यान दे, बच्चों का भविष्य बनाए, गलत रास्ता नहीं अपनाए। दोबारा जीजा की शिकायत आई तब समझ लेना कि उसके मायके का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। राजेश द्वारा पुनीता को लेकर शिकायतों का सिलसिला लगातार चलता रहा। जब भी मंगलेश के फोन आते तो वह बातचीत का सिलसिला ही पुनीता की शिकायतों से करता, उस पर बदचलनी का आरोप लगाता। दूसरी तरफ साला मंगलेश हर बार उसे भरोसा देता कि एक दिन उसके पास आकर वह उसे समझाएगा, लेकिन उसके लिए वह दिन कभी आया ही नहीं। उसे अपनी बहन को उस बारे में आमने सामने बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। मंगलेश 14 सितंबर 2022 की सुबह 7 बजे के करीब अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी राजेश का फोन आया। मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। वह झुंझला गया, नहीं चाहते हुए भी मोबाइल हाथ में ले लिया। कॉल देखकर वह चौंक गया। फोन राजेश का नहीं बल्कि उसकी बहन पुनीता का था। कुछ पल के लिए सोचने लगा कि सवेरे सवेरे पुनीता ने क्यों फोन किया होगा। इससे पहले तो उसने कभी फोन नहीं किया। जब भी उससे बात की तब उसी ने बहन को फोन किया था। जरूर कोई खास बात होगी। मंगलेश फोन रिसीव करते हुए बोला, हेलो, हाँ पुनीता, बोलो क्या बात हो गई, इतने सुबह क्यों फोन किया? अरे मैं बोल रहा हूँ, तेरा जीजा राजेश। आवाज में थरथराहट थी। मंगलेश किसी अनहोनी से आशंकित हो गया। घबरा कर पूछ बैठा, क्या बात है जीजा, तुम परेशान लग रहे हो और मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे नहीं रे मेरे भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी बहन की उसके प्रेमी ने घर आकर हत्या कर दी है। राजेश एक सांस में बोल गया, हत्या कर दी है? पूनम की हत्या कर दी है? किसी ने और कैसे? मंगलेश चौंकते हुए कहीं सवाल कर बैठा। अरे तू फोन पर ही सब कुछ पूछता रहेगा क्या, या फिर जल्दी से यहाँ भी आएगा? हमने पुलिस को भी फोन कर दिया है, पुलिस आते ही होगी। चल मैं भी आता हूँ, कहते हुए मंगलेश ने तुरंत फोन कट किया और राजेश के यहाँ जाने के लिए झटपट तैयार हो गया। जेब में कुछ पैसे भी रख लिए। उससे कुछ समय पहले ही राजेश ने 100 नंबर पर पुलिस को हत्या की सूचना दे दी थी। कहा था कि उसकी पत्नी के दोस्त आनंद ने बाके से हमला कर उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। ये सूचना पाकर कुछ समय में ही भोपाल के छोला मंदिर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और राजेश के बयान लिए। राजेश ने पुलिस को बताया था कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। पत्नी घर में अकेली थी। जब वह वापस लौटा तो पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका गला भी कटा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। राजेश पुलिस को गुमराह करता रहा। शक के आधार पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की पड़ोसिन यास्मीन ने पुलिस को बताया कि उसे सुबह करीब 7:45 बजे राजेश के घर से झगड़े की आवाज आ रही थी। राजेश के घर पहुंची तो वह पुनीता को चारपाई पर पटक कर उस पर चाकू से वार कर रहा था। पुलिस ने वारदात के बारे में पड़ोसियों के अलावा मृतका के भाई मंगलेश से भी पूछताछ की। साथ ही घटना स्थल पर बरामद हत्या के सामान में भी बड़ा फर्क नजर आया। भाई ने पुलिस को राजेश से कुछ दिनों से फोन पर हो रही बात के बारे में बताया, जबकि पड़ोसियों ने भी बताया कि राजेश का पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता था। मोहल्ले के लोग उनके झगड़े से परेशान रहते थे। कई बार उन्होंने झगड़े का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन पति पत्नी में से किसी ने कोई बड़ा कारण नहीं बताया। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी पिता की मर्जी के बगैर किसी से कुछ नहीं बोलते थे। पति ने जिस आनंद नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया, उसे पुनीता गुरु भाई मानती थी, उसे राखी बांधती थी। उसने उसके भाग जाने का भी आरोप लगाया। कई बातों से जब पुलिस को शक हुआ और उसके घर की तलाशी ली, तब उन्हें वॉशरूम में उसके ही खून से सने कपड़े मिले। वह चाकू भी बरामद हो गया जिस पर खून लगा था। जबकि राजेश ने अपने बयान में कहा था
कि हत्या वाकई से की गई है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि शव के गले पर उसके रेतने के निशान साफ दिख रहे थे और वहीं से खून अधिक रिस रहा था। जिस चारपाई पर शव पड़ा था उसके इधर उधर खिसकाने पर भी संदेह पैदा हो गया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद राजेश को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। जल्द ही वह टूट गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात कबूल कर ली। असल में पुनीता ने छोला के द्वारका धाम निवासी ऑटो रिक्शा चालक आनंद को अपना गुरु भाई बना रखा था। वह अक्सर उसके घर पर आता, जो राजेश को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता रहता। इस झगड़े से पुनीता ऊब चुकी थी और उसने इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज करने के लिए छोला पुलिस से संपर्क किया था। क्योंकि ये घरेलू मामला था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें महिला थाने रेफर कर दिया, जहां परिवार परामर्श केंद्र में उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर राजेश और पुनीता के बीच समझौता भी करवा दिया था। एसपी ऋचा जैन ने दोनों को आपसी मतभेद से दूर रहने की हिदायत दी थी। पुलिस ने पुनीता का ही पक्ष लिया था और राजेश के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। राजेश गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद राजेश पुनीता की शिकायत अपने साले से करता था। मामले की जांच के दौरान एसपी जैन ने पाया कि वारदात के एक दिन पहले 13 सितंबर को राजेश जब घर लौटा, तब पड़ोसियों से मालूम हुआ कि उसकी पत्नी का भाई उसकी गैर हाजिरी में घर आया था। वह करीब 4 से 5 घंटे रुका भी था। ये सुनते ही राजेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस रोज तो वह किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में कर लिए, लेकिन अगले रोज सुबह उठते ही उसने खतरनाक योजना बना डाली। सुबह वह बेटों को स्कूल छोड़कर घर लौट आया। इसी बात को लेकर उसकी उससे तीखी नोकझोंक हो गई। आते ही राजेश बीते दिन की बात पूछ बैठा। उसने नाराजगी दिखाते हुए गुस्से में कहा, हरामजादी मेरे पीछे गुलछर्रे उड़ाती है और मेरे खिलाफ ही पुलिस में शिकायत भी करती है। इतना कहना था कि पुनीता भी गुस्से में आ गई। उसने भी गालियां देना शुरू कर दी। उसने पति को भिखारी कहा, भाई का पैसा लौटाने की बात करने लगी। पुनीता के तेवर देखते हुए वह आग बबूला हो गया और चिकन काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारे चाकू से उस पर हमला कर दिया। उसने चाकू से उसके चेहरे और गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। उसके बाद वह नहाया और खून से सने कपड़े बाथरूम में छोड़कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। उसके बाद उसने पुनीता के माता पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। इस वारदात का अपराध कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। माँ बाप के झगड़े के बारे में बच्चे ने पुलिस को बताया कि पापा उन्हें नाना मामा से बात नहीं करने देते थे। इस बार रक्षाबंधन पर नाना के घर गए तो रुकने भी नहीं दिया। उसी दिन वापस आ गए थे। घटना के दिन के बारे में उन्होंने बताया कि वह उस दौरान स्कूल गए थे। उस रोज पापा गार्ड की वर्दी में नहीं थे। दोनों को सुबह स्कूल बस में बैठाकर चले गए थे। ऑफिस भी नहीं गए थे, जबकि पहले वे वहीं से ऑफिस चले जाते थे। राजेश से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।